बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमत हाशमी। आप वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग और सीमल आपको भी गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ अबूज़र, आज मैंने आपका फरीज़ा सर अंजाम दे बिल्कुल दिया। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी सी पहले। तमाम व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग बोल दिया। और इसके साथ साथ जहाँ पर गुड मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी सुबह का आगाज़ हो, वहीं पर ताज़े बरादी थोड़ी सी परेशान है क्योंकि उनके लिए नाराज़ भी है कि उनके लिए सुबह का आगाज़ कोई अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आज से ये कहा गया पंजाब भर में कि लॉकडाउन होगा और सिर्फ ग्रॉसरी एंड मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा सब बंद होगा ईद के बाद तक, बुध को खुलेगा। बिल्कुल, तमाम मार्केट्स बंद होंगी। जो खवातीन ये परेशान हो रही हैं कि सैलून्स खुले होंगे या नहीं, नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा है कि बार्बर शॉप, सैलून सब बंद होगा। वर्कशॉप्स चूँकि उसमें आता है मेंटेनेंस के हवाले से, तो वो एमरजेंसी सर्विसेज के लिए खुला रहेगा, अदरवाइज मार्केट्स वगैरह बंद होंगी। इस पर आज हम बात करेंगे, पंजाब भर की सूरत हाल, और हमारे पास मुख्तलिफ शहरों से जो है वो ताज़ा नुमाइंदा भी मौजूद होंगे, वो क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल अप एंड डाउन भी आ रहा है। कल मुलाकात हुई बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई जी, और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिर ये कहा गया कि रहबर कमेटी पहले बैठेगी, फिर वो डिसाइड करेगी, फिर एपीसी की बात करेगी। मतलब अभी एपीसी फौरन नहीं होने जा रही, पहले रहबर कमेटी डिसाइड करेगी कि एपीसी कब होनी है। मतलब अभी थोड़ा सा ये पॉलिटिकली गेमिक्स जो खेले जाते हैं मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से, ये भी जारी है। ईद के बाद भी ये शो जो है चलता रहेगा। एनीवेज जी, चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या हैं। ताजरों ने पंजाब हुकूमत के लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया, मार्केट्स और कारोबार खोलेंगे। ताजे रहनुमाओं का ऐलान, कहा इंतजामिया ने दुकानें बंद करवाई तो तमादम मस्त कलंदर होगा, करेंगे इस पर भी ताजे रहनुमाओं से बात। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 3 रोज में कोरोना से कम अमवात हुई। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। ईद उल अज़हा और मुहर्रम हराम में एहतियात न की तो कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे। ईद के बाद कोरोना के साथ साथ कॉन्गो वायरस का भी सामना करना पड़ सकता है। अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहद। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अहम बैठक। ईद के बाद एपीसी बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान मुलाकात हो चुकी। ईद पर कोरोना वायरस के साथ साथ कॉन्गो वायरस का भी सामना करना पड़ सकता है। एहतियाती तदाबीर को अपनाकर हर किस्म के वायरस से महफूज रहा जा सकता है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बनेंगे आज हमारे मेहमान। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से, जो आज से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी 5 अगस्त तक। ये बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि सिर्फ ग्रॉसरी आइटम्स, मेडिकल स्टोर्स, इमरजेंसी सर्विसेज वाले तमाम जो इदारे और दुकानें हैं सिर्फ वो खुली रहेंगी जिनमें मेडिकल स्टोर्स और इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं। अदरवाइज मार्केट्स, उसमें हर तरह की मार्केट शामिल है, वो बंद रहेगी। ऑल्दो ताजर जो हैं वो इस पर काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 5 अगस्त तक अब ये फैसला किया गया है। गुज़िश्ता रात 12 बजे से अगले बुध तक, मतलब ईद के बाद बुध तक ये फैसला अब कर लिया गया। मवेशी मंडियाँ, होटल्स, मेडिकल, किराना स्टोर खुले रहेंगे। लेकिन अब ऑब्वियसली ताजिर रहनुमा परेशान है कि ईद से पहले जो ये दिन होते हैं जिसमें कारोबार अच्छा होता है वो नहीं हो पाएगा। और अब ये फैसला ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरफा किया गया, मीटिंग्स नहीं की गई हैं। और ताजिर रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ भी यही बातें की और हमने भी जब कोशिश की जिससे भी बात करने की तो उन्होंने आगे से यही बताया कि हमसे किसी ने मुशावरत नहीं की। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुशावरत जो है वो की गई थी, लेकिन ये देखा गया था कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ैसला किया जाए क्योंकि कोरोना से बचाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि हम कारोबार को देखते इन दिनों के लिए, स्पेसिफिकली इन दिनों के लिए। बाद में इंशाल्लाह दोबारा से खुल जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। खास तौर पर ईद उल फितर पर जो हुआ था, चांद रात तक बाजारों में किस कदर कचाकच रश था, लोग इतने ज़्यादा हजूम में मौजूद थे कि तिल धरने को जगह नहीं थी। और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। छोटी ईद पर जो गलतियाँ की, पंजाब हुकूमत ने कहा हम वो गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि ईद के बाद फ़ौरन से कोरोना के पेशेंट्स का ग्राफ बहुत ऊपर गया था। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा भर गई थी। इवन यहाँ तक एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था हॉस्पिटल्स का। यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में आ गए थे। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ताजरों का ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो छोटा कारोबारी शख्स है, जो छोटा कारोबारी ताजर है, वो पिस कर रह गया है, क्योंकि यही सीज़न होता है
अमूमन कमाई करने का भी, और चूंकि इतने अरसे से फुल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन ये चल रहा था जिसकी वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। अब ईद के करीब भी अगर कुछ दिन पहले ही बाजार और मार्केट्स बंद कर दी गई हैं तो ताजिर बेचारा मुआशी तौर पर पिस कर रहे हैं। बिल्कुल, अब आज से ये फैसला कर लिया गया है इम्प्लीमेंट कराने का। देखते हैं ताजिर बरादरी इस पर क्या कहती है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिद रज़ाक सिक्का भी हमारे साथ मौजूद होंगे फैसलाबाद से, जो कि सरपरस्त आला हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। नईम मीर साहब की तरफ करते हैं। पहले नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। नईम मीर से हम करेंगे बात, लेकिन फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सिक्का साहब मौजूद हैं, शाहिद रज़ाक सिक्का साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिक्का साहब, अब तक आवाज आ रही है? आई थिंक उनको आवाज़ अभी तक नहीं आई, लेकिन अभी हमारा क्योंकि ये कोशिश है हमारी ये कि हम लोग ताजिर बरादरी से भी वर्जन लें और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी हम वर्जन लेंगे। कल भी हमने मिस्टर साहिबा से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि बेसिकली अभी हमारा ये मेन फोकस है कि हम लोगों को बचाएं, क्योंकि लोग बचने चाहिए कारोबार करने के लिए। कस्टमर होगा जब सेहतमंद मुआशरा होगा, तो सेहतमंद मुआशरे के लिए भी कुर्बानी एक हफ्ते की बात है, ये उन्होंने कहा था। गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि एक वीक की बात है, इसके बाद हम दोबारा से सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ताजिर बरादरी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है ईद के दिनों में। बिल्कुल। अच्छा जी, शाहिद साहब हमारे साथ, ही इज बैक ऑनलाइन विद अस। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज जी। सिक्का साहब कहिएगा, जो पंजाब ने 9 रोज के लॉकडाउन का ऐलान किया है, आज से उसका बाकायदा आगाज भी हो रहा है, क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पॉलिसी के ऊपर? गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोगों की जिंदगियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम दोबारा से अफोर्ड नहीं कर सकते कोरोना पीक पर आ जाए। देखिए जी, ये जो लॉकडाउन ज़बरदस्ती, अब जबकि इस बीमारी में बहुत ज़्यादा तकरीबन 80 से ज़्यादा % कमी आ गई है, तो ये लॉकडाउन करना हमारी समझ से बालातर है। हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे मुस्तरद भी कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला दुकानें खोलेंगे और पूरे पाकिस्तान में दुकानें यहाँ खुलेंगी। अच्छा। और इसके साथ मैं ये बता दूं कि हमारे शहर में एक जो सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है वो ये है कि 8 बाज़ारों का ये शहर है। 8 बाज़ारों के बाहर इन्होंने गेट लगा दिए हैं और किसी को अंदर यानी व्हीकल या कोई नहीं जा सकती। कल जी, जैसे आपने कहा कि अब गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने ये इन्फोर्स कराने के लिए गेट भी लगा दिए, ऑब्वियसली बैरियर्स भी लगाए जाएंगे, पुलिस फोर्स भी मंगवाई जाएगी, इंतजामिया भी मौजूद होगी, और आप कह रहे हैं कि हम दुकानें खोलेंगे। ऑब्वियसली ये मुश्किल हो जाएगा, ये तो 1-on-1 की भी सूरत हाल बन जाएगी। ये अफोर्ड करती है ताजिर बरादरी इस वक्त? सर मेरी पहले आप पूरी बात सुन लें। जो गेट लगाए हैं, कल हमारे गुरुद्वारा गली के एक कपड़े के ताजर को हार्ट अटैक हो गया और हमने तकरीब 1 घंटा 1122 को फ़ोन करते रहे। उनका फिर फ़ोन आया कि हमारी बाहर इतना ज़्यादा रश है कि हमारी गाड़ी शहर में एंटर नहीं हो सकती। हम उस जो पेशेंट था उसे चिंकी में डालकर वो हम हॉस्पिटल लेके गए, वो रास्ते में दम तोड़ गया। आज घंटा घर में हम उसका नमाज जनाजा अदा करेंगे। अगर इंतज़ामिया, पुलिस या किसी ने हल्ला डाला तो लड़ाई भी हो सकती है। सिक्का साहब आपने कहा, जी 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 कहिए। मैंने कहा आज लड़ाई का भी खतरा है, क्योंकि इन्होंने फोर्स पूरे शहर में 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द सुबह 6 बजे ही लगा दी है और जो है शहर को ऐसा सील कर दिया है और हम ताजरों को एक पिंजरे में इन्होंने बंद कर दिया है। देखिए ना, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस पे अमल दरामद के लिए गवर्नमेंट तो बिल्कुल तमाम तर चीज़ें जो है वो ऑप्ट करेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि गवर्नमेंट की रेट तो कायम रहे। लेकिन आपने कहा कि हम बाजार भी खोलेंगे और लड़ाई के इम्कान भी मौजूद हैं। हम लाहौर का रुख करते हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब, 9 रोज का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लॉकडाउन अब हो गया कल रात 12 बजे से। अब जैसे सिक्का साहब बता रहे थे कि फैसलाबाद में तो उन्होंने बाकायदा
फोर्सेस जो हैं घेराव भी कर लिया है और कहा है कि घेराव इस तरह से कर लिया है कि बाजारों में तैनातियां कर दी गई हैं कि कोई भी मार्केट या बाजार नहीं खुलेगा। आप क्या कहेंगे इस पर, कहिएगा। मैं इस पर अफसोस का इजहार करूंगा और मैं इसकी मजम्मत ही कर सकता हूं, और मैं क्या करूं इस पर। और मैं इस मौके पर मातम कर सकता हूं, मैं मरसिया पढ़ सकता हूं, मैं नोहा कनाई करूंगा कि आज हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हैं कि आज हमारी वो पुलिस जिसने चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का पीछा करना था, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करनी थी, वो आज ताजरों के पीछे पड़ गए। उन्हें कोई और काम नहीं। इस मुल्क में हर काम ठीक हो गया है जी। इस मुल्क में अब चोरी भी नहीं होती, डकैती भी नहीं होती, मोबाइल स्नैचिंग भी नहीं होती, स्ट्रीट क्राइम भी नहीं होते। पुलिस का एक ही काम रह गया है, पुलिस का एक ही काम रह गया है, सुन लेना, कि उन्होंने अब ताजरों की दुकानें बंद करवानी है या दुकानें खुलवानी है। अब ये इस पर तो इज़हार अफसोस ही किया जा सकता है। सही, आपने कहा कि अफसोस किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसके अलावा आप के ऊपर बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, तो अफसोस तो बनता है कि हम दुकानें खोलेंगे। क्या ऐसा कोई इक़दाम आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाई जाएँ, जहाँ पर इंतज़ामिया ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने के लिए तैयार है? तो फिर ये अपफ्रंट सिचुएशन होने जा रही है, क्या इसलिए तैयार हैं या फिर ऐसा नहीं करेंगे कुछ? एक बात मेरी आप याद रखें, जबरदस्ती दुकानें खुलवाई नहीं जा सकती। जिसने दुकान खोलनी है उसने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से खोलनी है। उसने खुद आना है अपने घर से दुकान की चाबी लानी है और अपनी दुकान आके खुद खोलनी है। ये मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर उसने दुकान नहीं खोलनी। और उसने क्यों खुद आना है? उसने अपने पेट के लिए आना है, उसने अपने रोजगार के लिए आना है, उसने अपने बच्चों के लिए आना है, उसने घर का किराया देना है, उसने दुकान का किराया देना है, उसने मुलाजिम की तनख्वाह के लिए आना है, उसने ईद पर अपने बच्चों को कपड़े लेके देने हैं, जूता लेके देना है। बिल्कुल, मुआशी ज़बोहाली का शिकार तो है ही हमारी ताजिर बरादरी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मीर साहब, आपका कोई प्लान है? हम ये नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती लोगों को बाहर ला रहे हैं, लेकिन जैसे अभी सिक्का साहब ने कहा कि हम तो मार्केट्स खोलेंगे, क्या लाहौर में आप इस तरह का कोई प्लान है कि तमाम ताजिर मिलकर जो है वो रेजिस्ट करने वाले हैं इस पॉलिसी को और जाके मार्केट्स खोल देंगे? देखें, हम रेजिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग जो घरों से अपनी दुकानें खोलने आ रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं आप दुकानें खोल के बैठे, हम आपके ताजर नुमाइंदे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। सब वही बात अगर होगी ना, पुलिस आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती करेगी तो हम अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। हम कहेंगे जी कि हमने कॉल दी है, हमें गिरफ्तार करें, हमें ले जाएं, हमें बंद कर दे यार, और क्या हो सकता है। अब ये तो हम तो बड़े ताजर जो हैं, हम तो बड़ा मासूमाना सा हमारा ये तरीक़ेकार होता है। हम कोई मलेशिया तो नहीं है, हम कोई पुलिस के आगे बंदूकें निकाल के तो नहीं खड़े हो जाएंगे या पुलिस के आगे मुसल्ला अपने गार्ड खड़े कर देंगे, गोलियां चला देंगे। यार बात समझने की है कि ये 9 रोज का जो लॉकडाउन है, ये कितना बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है, किसी से कोई मशावरत नहीं की। लेकिन आप देखें ना, पेंडेमिक है, आप उसके एसओपीज को भी देखें कि मार्केट्स में फॉलो नहीं किया जा सकता। सिक्का साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने कहा फैसलाबाद 8 बाजारों का शहर है और घंटा घर के इर्द गिर्द हर गली में एक पूरा कमर्शियल स्ट्रीट टाइप हो जाती है जहां पर आपको शॉपिंग लोग करते हैं और वो बाजार हैं। लेकिन इतनी कंजस्टेड जगह हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे लाहौर में भी कुछ बाजारों की, फैसलाबाद में भी बहुत जगहों पर जहां एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा सकता। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रखी ही नहीं जा सकती। छोटी ईद पर क्या हुआ आपने देखा। अब एक तरफ कोरोना है, एक तरफ मुआशी ज़बोहाली है जिससे पूरा मुल्क भी गुजर रहा है। तो क्या बिगर पिक्चर को देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लोगों की हेल्थ, लोगों की जो सेहत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हमारी मीटिंग्स इंतज़ामिया के साथ होती रही हैं। पाकिस्तान में 70 साल की तारीख में पहली दफ़ा हमने काम किया और तजावुज़ात हमने अपनी खुद उठाई और सारे बाज़ार खाली कर दिए। अब एक हमारा कचहरी बाज़ार है, वो 80 फुट का है, वो सारे इसलिए खाली किए कि जो एक डिस्टेंस होता है ना, सोशल डिस्टेंस, वो बरकरार रहे। और इसके साथ जो है दुकानदारों ने एसओपीज पर इतना अमल किया है कि हमारे डीसी साहब ने कहा
कि 80% लोगों ने यहाँ पे SOP पे अमल किया है। मगर मुझे समझ नहीं लगती कि इंतजामिया को बैठे बैठे क्या हो जाता है। अब कराची वालों को देखें, सिंध वालों को, उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया और कल आज से उन्होंने टाइम रात 11 बजे तक दुकानदारों को कहा है कि आप दुकानें खोलें और अपनी ईद मनाएं। अब ये जो सडन लॉकडाउन किया गया है उसमें हमें सबसे बड़ा धचका ये लग रहा है कि हमने ईद पे लोगों को जो पेमेंट्स करनी है बिल्कुल ठीक है, कहाँ से हम करें। उसके बाद हमारे जो लेबर है उनको हमने तनख्वाहें देनी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये मसाइल तो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हम ये मसाइल सारे हैं जिनकी वजह से हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं करते या फिर और हम इनसे गुजारिश करते रहे हैं। या आपके ख्याल में वक्त दे दिया जाता है, एक दो दिन बताए जाते हैं कि आपको पेमेंट्स देने का टाइम मिल जाता। अच्छा, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है अबूजर इनकी, जो सिक्का साहब कह रहे हैं कि अचानक आप ये बात देखें कि अब ये बात देखें कि इस हुकूमत ने ताजरों का प्यार देखा है। जी सिक्का साहब, मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सिक्का साहब, मैं सिक्का साहब की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ और इन्होंने जिस नुक्ते की निशानदेही की है वो बड़ा अहम है और आप सब मीडिया को उस नुक्ते को जरूर उठाना चाहिए क्योंकि आप हमारी आवाज हैं। देखें, ये कोरोना सिर्फ पंजाब में है क्या बाकी तमाम सूबों में कोरोना नहीं है? तो क्या वजह है कि पंजाब को बंद कर दिया गया और बाकी सूबे की हर एक की अपनी पॉलिसी होती है और हर सूबे ने खुद डिसाइड करना होता है, डायनामिक्स होते हैं। साथ जो जुल्म किया जा रहा है, जो ज्यादती की जा रही है, जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें ये बताया जाए क्या ये बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत पंजाबी ताजर, क्या मेरा और सिक्का साहब का ये सवाल वैलिड है कि नहीं? आपकी बात पॉइंट आ गया। हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा शफीक साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान से। उनसे बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा, आज से लॉकडाउन है, इम्प्लीमेंटेशन गुज़िश्ता रात से 12 बजे के बाद क्या प्लान बनाया आपकी तंजीम ने मुल्तान में, क्योंकि इंतजामिया तो मौजूद होगी बाजार बंद करवाने के लिए? देखिए जी, हमारा एक स्टैंड रहा है शुरू से आज तक, हमने गलत बात के खिलाफ स्टैंड लिया है, जबर इस्तबदाद की कुव्वतों को चैलेंज किया। ये भी हम समझते हैं कि रात के अंधेरे का जो फैसला है इसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये अहमकाना फैसला है, हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, एग्री नहीं कर रहे, इसकी हम रेजिस्ट करेंगे इसके खिलाफ वर्षावधि केस में भी। ये अहमकाना फैसला है। ऑल ऑफ ए सडन आप लोगों को बता रहे हैं, पूरी कौम को परेशान कर रहे हैं। कल सूरत हाल मुल्तान में ये थी, होल द सिटी वाज ब्लॉक, ट्रैफिक जैम थी, लोग सडन निकले हैं घरों से खरीदारी के लिए। पहले उनके जेल में कभी 2-4 दिन हैं, ले लेंगे सामान। इसी तरह छोटे छोटे दुकानदार जो ईद के त्यौहार पे लिए अपना सामान लेके आए थे फरोख्त करने के लिए, या अपने बच्चों के लिए जायज रिस्क हासिल करने के लिए, वो भी मुंह उठा बैठे हैं। आप डेली वेजर बना चुके हैं हमें। ये हुकूमत एक मतलब कि मैं समझता हूँ, एक तरफ आप कहते हैं कि ये शराफिया का सिलसिला है लॉकडाउन और अमीरों के चौंचले हैं, और ये ठीक है। ख्वाजा साहब, नईम मीर साहब और शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जाहिर है ताजर बरादरी में अबूजर गम गुस्सा भी और वो मजम्मत भी कर रही है इस डिसीजन की, क्योंकि अगर उनके एंड पर जाकर सोचा जाए तो ये बात बहुत हद तक ठीक भी है कि उन्होंने आगे पेमेंट्स भी करनी थी, लेबर को सैलरीज भी देनी थी और अपने घर भी कुछ लेकर जाना था। एकदम से जब ये अनाउंस हुआ कि आज रात से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 7 बजे तक का टाइम है, they couldn't really do anything। तो अभी इस मामले के पीछे है क्या, क्यों ऐसा किया गया पंजाब में खुसूसन, और सेक्रेटरी हेल्थ ने ऐसी एडवाइजरी आखिर क्यों दी कि ज़रूरत है लॉकडाउन की? कैप्टन उस्मान से हम बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रात एक अहम मुलाकात हुई कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, और ये बड़ी अहम मुलाकात थी क्योंकि इसमें डिसाइड होना था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पहुंचे शहबाज शरीफ को मिलने और डिसाइड ये होना था कि APC होगी या फिर क्या होगा, लेकिन अभी रहबर कमेटी पर मेरा ख्याल मुत्तफिक होगा। बिल्कुल, रहबर कमेटी के फैसलों पर APC मुनक्किद की जाएगी और शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई मौलाना साहब को कि मुश्तरका तहरीक होगी और हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या वो इस बात पर कायम
टाइम रहेंगे या नहीं रहेंगे, एपीसी क्या डिसीजन लेगी, और फिर इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट, वो चाहे मौलाना और मुस्लिम लीग नून का हम जिक्र करें है या पीपल्स पार्टी और नून लीग में है, तो ये तमाम चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं। कल इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा क्या, आपको सुनवाते हैं। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन गवर्नेंस ना अवाम ने पहले कभी देखी, और इंशाअल्लाह खुदा करे कि आइंदा कभी इस तरह की एक बैड गवर्नेंस देखने में ना आए। ईद के बाद एपीसी बुलाई जाएगी और उसमें फिर सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं गौर व फिक्र करके अपना एक मुकम्मल मरबूत एक जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेंगे। मुल्क की सियासत में कुछ जुमूद सा आया, कुछ खामोशी सी आई, लेकिन अब हमने इस खामोशी को तोड़ना है। अब ये खामोशी मज़ीद बरकरार नहीं रहेगी, और जो मौक़िफ़ तमाम सियासी जमातों ने आज़ादी मार्च के प्लेटफार्म से दिया था, उसको हमने मज़ीद अब आगे बढ़ाना है, भरपूर यकजहती के साथ, कि कोई किसी पार्टी को दूसरे से ये शिकायत ना हो। सब यकसां तौर पर एक भरपूर क़ुव्वत के साथ मैदान में आएंगे, और अब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत ने इनका एहतसाब करना है। तो जी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। अब देखते हैं कि बड़ी ईद के बाद क्या मुलाकात होती है, कि बड़ी मीटिंग्स होती हैं या फिर उसी तरह से खामोशी तारी हो जाती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि खामोशी थी। दैट मीन्स कि ये इनकी मर्ज़ी से नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो बड़ी देर से वोकल हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी पार्टी जब तक नहीं कुछ बड़ा स्टेप लेंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इजहार भी किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही है आगे, और ये बड़ी पार्टी जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी तो बार बार एपीसी की कॉल के लिए मुलाकातें वो तैयार है, भी कर रहे थे, तो वो तैयार हैं। अब देखते हैं कि हर पार्टी का अपना अपना स्टांस जो है वो किस तरह से सामने आता है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हुकूमत अब बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और अपोजिशन के पास कोई और चारा नहीं है। अब आप ये भी देखें अबूजर कि चारा नहीं है, लेकिन अब कुछ तज्जियाकार और कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि दिस इज द लास्ट चांस। अगर इस वक्त भी अपोजिशन कुछ नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको फ्री पैसेज और मजीद टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, वही इशू जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि लॉकडाउन और लॉकडाउन में ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने आपको दिखाया कि मामलात हैं क्या। ताजिर बड़े परेशान हैं कि उनसे पूछा नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब अगर केसेस नीचे जा रहे हैं तो इसको नीचे ही जाने देना चाहिए। अगर सब लोग मिल के बड़ी ईद पे आकर मुलाकातें होंगी, बाजार खुल के रश दोबारा से हो गया और फिर से सर्ज हुआ तो फिर प्रॉब्लम दोबारा से सामने आ जाएगी। बिल्कुल दोबारा से सामने आ सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान मौजूद होंगे, क्योंकि हेल्थ एडवाइजरी की तरफ से ये नोटिफिकेशन और एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई। इसके अलावा मवेशी मंडियां जो हैं वो खुली रहेंगी, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन टाइमिंग्स फिक्स हैं। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मवेशी मंडी जो है वो खुली रहेगी। वहाँ पर SOPs को फॉलो कराया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती है और लोगों की कोशिश होती है कि ईद से कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप जानवर लेकर आएँ, तो अगर तब रश बढ़ गया, इन्हीं टाइमिंग्स में अगर रश बढ़ गया तो इंतजामिया उसको कैसे कंट्रोल करेगी। और फिर कल एक और अलार्मिंग बात जो उन्होंने कही कैप्टन उस्मान ने कि ईद पर कोरोना वायरस के साथ साथ कॉन्गो भी आ सकता है। ये वो वायरस है जो जानवरों से फैलता है, तो ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता एक वायरस से बचते बचते हम किसी दूसरे वायरस का शिकार। बिल्कुल। अब ये मामला है क्या, क्यों डिसीजन लिया गया, हम बात करेंगे कैप्टन टाइड उस्मान से जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्टन साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ताजिर बरादरी काफ़ी परेशान और नाला दिखाई देती है। वो कहती है कि एक तरफा फैसला किया गया। आप ऑब्वियसली हेल्थ एडवाइजरी देने में आपका डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी आप हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो क्या वजह आपको नज़र आई कि इस तरह से लॉकडाउन पंजाब में ही करना पड़ा, बाकी किसी सूबे ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया और यही कहा जा रहा है कि वाई ओनली पंजाब? ऐसा क्या हुआ, क्यों इस डिसीजन को लिया गया है, इसकी वजूहात ज़रा बताइएगा। देखिए जी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये बुरा लगा होगा डिसीजन हमारी ताजिर बरादरी को, बिकॉज कोविड के अंदर अब काफ़ी टाइम हो गया है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा याद करें, मैं आपको आपकी मेमोरीज़ में ये बात होगी कि छोटी ईद पे जब ये लीडिंग अप ईद जो शॉपिंग प्लाजाज और मार्केट्स के अंदर
जो एक आप लोगों के सामने आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया, SOPs की वायलेशन हुई और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि एक बहुत शदीद किस्म की स्पाइक आई। ऐसी स्पाइक के हमारे पास कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ख़त्म हो गई थी। ऑल्दो हमारी ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी थी उसमें स्पेस थी, बट देन देयर वर फ्यू हॉस्पिटल्स इन आवर सिस्टम जहाँ पे बेड्स जो थे वो ऑक्यूपाई हो गए थे सारे के सारे, और कुछ हॉस्पिटल से हमें लोगों को डिनाइल भी देना पड़ा और करना पड़ा दूसरी जगहों पे। हमारी जो क्रिटिकल केयर पे लोग थे उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। एट वन पॉइंट इन टाइम इन पंजाब हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर 1200-1300 लोग जो थे वो मौजूद थे, और ये एक्चुअली छोटी ईद के ठीक 15 दिन के बाद हुआ। और जो हमारे माहिरीन हैं उनका ये ख्याल था कि लीडिंग अप टू ईद उल फितर जो एक्टिविटीज़ हुई प्राइमरीली जो शॉपिंग प्लाजाज और शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, जिसमें SOPs भी वायलेट हुई, और वो नेगेटिव एक्टिविटी इस तरह की है वहाँ पर शायद SOPs की उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाना गालिबन मुमकिन नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये जनरल पॉपुलेशन की फलाह के लिए फ़ैसला लिया गया। ये बिल्कुल मुश्किल फ़ैसला है, इसमें कोई शक नहीं है, बट तमाम एक्सपर्ट्स की के ये जो पर्टिकुलरली लेकिन कैप्टन साहब ये भी देखिए ना कि सिंध में पंजाब से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी सिका साहब फैसलाबाद से ताजर रहनुमा हैं, बता रहे थे कि उन्होंने तो टाइम एक्सटेंड कर दिया। वहाँ के ताजरों को रिलैक्सेशन दी जा रही है क्योंकि ईद से कबल का सीज़न होता है। SOPs को फॉलो करते हुए भी मुमकिन बनाया जा सकता था। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट जो है वो चूँकि इस चीज़ के ऊपर फॉलो नहीं कर सकती थी, SOPs को यकीनी नहीं बना सकती थी, इसलिए ये डिसीजन ले लिया कि ना बाजार खुले होंगे ना ही हमें ड्यूटीज़ देना पड़ेंगी। लेकिन ताजिर बेचारा तो मुआशी तौर पर पिस गया ना, ये बात तो गवर्नमेंट रियलाइज़ करती है। सिविल देखिए, एक बात तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। आप लॉकडाउन करें तो भी रिसीविंग एंड पे हैं, आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो भी रिसीविंग एंड पे हैं। एट दी एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसने फ़ैसला लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए करना होता है। ये फ़ैसला बिल्कुल कठिन फ़ैसला था और दूसरे सूबों से कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा। वी डोंट वांट टू ट्रेड ऑफ लाइव्स विद एनीथिंग। देखिए ये जो केसेस हैं ये बात केसेस की नहीं है, रिजल्टेंटली किसी केस ने किसी क्रिटिकल स्टेज में कन्वर्ट होना है और खाना खास्ता जो है वो जान को प्यारा हो जाना है। सो सारी की सारी जो एफर्ट है वो लोगों की ज़िंदगियां बचाने की है, और ये चूँकि नेचर ऑफ एक्टिविटी इस तरह की है कि जहाँ पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है कैप्टन, आपने वजह फरमाया कि ऑब्वियसली हर सूबे ने खुद डिसाइड करना है और स्टेक्स हर सूबे के अपने हैं और इसी तरह डिसीजन लिया गया। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा होगा और मजीद केसेस सामने नहीं आएंगे। कैप्टन साहब, एक और मामला जिस पर आपने कल बात की, कॉन्गो वायरस की। मवेशी मंडियाँ हैं, वहाँ पर जानवर लोग सेलेक्ट करने जाते हैं और जाके परचेजिंग हो रही है। एक तो वहाँ पर SOPs की भी बताइएगा कैसे फॉलो हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कॉन्गो वायरस की क्या आपने निशानदेही की कि इसके हवाले से भी आपने खदशात का इजहार किया है? देखिए जी, कोरोना वायरस तो इस दफ़ा यूनिक है क्योंकि पूरी दुनिया में वो इस दफ़ा आया। इससे पहले कोरोना के बारे में लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन कॉन्गो वायरस जो है वो हर साल आपको पता है कि हमें थ्रेट देता है। ख़ास तौर पे ये बड़ी ईद के मौके पे जब जानवरों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त जो है वो होती है और जानवरों को सजाया भी जाता है, और ईद के हवाले से आपको पता है कि हम लोग बदएहतियाती भी करते हैं। तो कॉन्गो की जो बीमारी है उसका फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई है, इट इज़ इन द 90s, और चूँकि पाकिस्तान में मौजूद है इसलिए उसकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बिलखुसूस ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो जानवरों के ऊपर खून चूसने वाले कीड़े होते हैं उससे ये बीमारी जो है वो मुंतकिल होती है। उसके खून से या उसके काटने से ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है किसी भी इंसान के अंदर, और ये कदरे जानलेवा बीमारी है, इसकी फर्टिलिटी बहुत हाई है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना ये जानवर ख़रीदें तो इस बात का एहतियात करें कि उसके अंदर ये खून चूसने वाले कीड़े मौजूद नहीं हैं, और अगर मौजूद हों तो फौरी तौर पर हमारी मंडियों के अंदर तमाम जितनी भी पंजाब के अंदर सरकारी सतह पर मंडियाँ लगी हुई हैं उनके अंदर इनको रिमूव करने की दवाई जो है वो लाइफ स्टॉक माहिरीन वहाँ पर मौके पे लेके बैठे हुए हैं और स्प्रेज भी कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जब भी जानवर ख़रीदें तो वो ऐसी मंडियों से ख़रीदें जहाँ पर इस बात की अरेंजमेंट मौजूद हो, और वहाँ पर इन जानवरों का पहले भी स्प्रे किया जाता है, बाद में भी स्प्रे किया जाता है। और अगर कहीं आप इन मंडियों से ये जानवर नहीं ख़रीद रहे तो फिर आपके इल्म में होना चाहिए कि कैसे हमने इस जो खून चूसने वाला कीड़ा है उसको उस है। दस्ताने पहनना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब जानवर ख़रीदने जाएं तो
साफ हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि अगर बिल्कुल ठीक। एंड आई थिंक बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इशू हाईलाइट करना और इसके बारे में अवेयरनेस देना कैप्टन साहब बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम ग्लैड दैट यू एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट कि जानवरों को हैंडल करते हुए खास तौर पर SOPs का ख्याल रखें। ये ना हो कोरोना से बचते बचते खुदा ना खास्ता कॉन्गो वायरस हो जाए, हम दूसरी डिजीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मैं कोरोना के हवाले से पूछना चाहूँगी। एक बड़ा आम तासुर है जिसको ऑपोजिशन ऑब्वियसली पॉलिटिकली तो यूटिलाइज कर ही रही है, लेकिन लोग अब कंफ्यूज भी हैं कि शायद लिमिटेड टेस्टिंग की जा रही है, इस वजह से केसेस सामने नहीं आ रहे, बताया नहीं जा रहा, या गवर्नमेंट के पास केसेस ज़्यादा हैं वो उसको छुपा रही है। मैं बड़ा ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ कि आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में टेस्ट कम किए जा रहे हैं क्या, या वाकई में ग्राफ हमारा डाउन हो गया है? मुझे इल्म नहीं है आपके पास टाइम कितना है, लेकिन मैं बड़ी मुख्तसरन आपको 4 एस्पेक्ट्स बता देता हूँ जहाँ से ये पता चलेगा कि जो टेस्टिंग है उसका ताल्लुक बराह रास्त केसेस के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है या कैसे नहीं जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो एक एस्पेक्ट होता है टेस्टिंग का जिसको हम पॉजिटिविटी रेट कहते हैं, यानी कि अगर आज मैंने 100 टेस्ट किए तो उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हुए, और आज से 10 दिन पहले या 50 दिन पहले या 2 महीने पहले मैं अगर 100 टेस्ट कर रहा था तो कितने लोग पॉजिटिव हो रहे थे। इससे आपको इंडिकेट होगा कि प्रेवलेंस जो है वो कितनी है। तो मैं आपको सिर्फ निशानदेही के तौर पे बता दूं कि आज से लगभग 2 माह पहले, 2.5 माह पहले हमारे पास 33% तक भी पॉजिटिविटी रेट किया, यानी कि हर तीसरा शख्स जो हम टेस्ट कर रहे थे वो पॉजिटिव निकलता था। और सिर्फ कल की आपको बात बताऊं तो हमारा पॉजिटिविटी रेट वॉज एज लो एज 2%, यानी कि हम हर आप समझ लीजिए 50वां शख्स जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि जहां हर तीसरा शख्स पॉजिटिव हो रहा था वहां अब हर 50वां शख्स पॉजिटिव हो रहा है। तो दिस इज़ वन इंडिकेटर जिसको आपको ये बताएगा कि इसका टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग से ताल्लुक नहीं है। यानी कि आप किसी भी दिन अगर सिर्फ 100 टेस्ट कर रहे हैं और अगर 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में या बाहर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। और अगर आप किसी दिन 100 ही टेस्ट कर रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि उससे पॉजिटिविटी जो है वो कम हुई। सो एक तो ये इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर की तरफ मैं आता हूँ, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस टेस्टिंग के लिए। आप ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर की टेस्टिंग पिछले 2-2.5 माह के अंदर लगभग 70% डिक्लाइन कर दी है। प्राइवेट सेक्टर को ना पहले हमने बूस्ट दिया था ना हमने अब डिक्लाइन किया है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस होती है, आप अपने पैसे खर्च करके जाके टेस्ट करवाते हैं, कोई आपको मजबूर नहीं करता। हालांकि सरकार फ्री टेस्ट कर रही है लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उनकी तादाद तकरीबन 70% हो गई। एक और जो एस्पेक्ट है वो है हमारी हॉस्पिटल के अंदर लोगों की ट्रायाज के ऊपर रिपोर्ट करने का, और इसी हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा चौथा एस्पेक्ट है वो हमारे हॉस्पिटल के बेड्स के ऊपर जो लोग मौजूद हैं। आज से अगर आप 1-1.5 माह पहले, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया लेकिन आपने इसको बहुत खूबसूरती से मुख्तसर टाइम में एक्सप्लेन कर दिया। जो कंफ्यूज थे उनकी अब आई थिंक ये कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी एक ब्रेक फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि कोरोना वायरस के दिन हैं, एपिडेमिक है, तो जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि बड़ी परेशानी हुई, लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन एक और मामला हमने देखा वो ये था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी जॉब सर्विसेज तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन सोल्जर कहला रहे हैं इस पूरे पेंडेमिक में। दुनिया भर से मुख्तलिफ खबरें आती हैं, कभी हमारे पुलिस फोर्सेस को, डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया जाता है, कभी उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, कभी वीडियोज़ आती हैं इवन पाकिस्तान से कि आईसीयू के अंदर जाकर डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर उन तक नहीं पहुंच पा रहे होते तो खाना खिला रहे होते हैं। ऐसे ही एक और न्यूज़ जो है वो सामने आई चिली से, जहां पर कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाली और काम करने वाली एक नर्स अपने ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं और ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कई दिनों से अपनी फैमिली से नहीं मिले, उन्होंने वायलिन बजाकर उन्हें एंटरटेन किया। इस जज्बे का वो इजहार कर रही हैं कि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कोई भी पेशेंट, कोई भी शख्स अकेला नहीं है। म्यूजिक भी एक लैंग्वेज है और प्यार की लैंग्वेज है और उसी थ्रू उन्होंने वो मैसेज उनको भेजा। और बड़ा खूबसूरत मैसेज वो दे रही हैं, लोगों का दिल बहला रही हैं और उनको खुश कर रही हैं। उसके साथ उन्होंने कहा ये मैं ये दिल से करती हूँ, जो दिल से काम किया जाता है उसका जो मैसेज का जो अफेक्शन है ना वो भी बहुत ज़्यादा फील की जा सकती है और उसका जो मैसेज है वो बड़ा पुरजोर होता है। इसी तरह एक और दिल से काम किया गया, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। हमारे होनहार तलबा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और अब जिन तलबा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हैं, आपको बताएंगे, टेक्नो फेस्ट 2020 के फाइनल के लिए इन तलबा ने क्वालिफाई कर लिया है और ये मदरसा दारुल सलाम से इनका ताल्लुक़ है, तलागंग से, जहाँ पर ये तलबा बेहतरीन काम करते हुए पाकिस्तान
पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए अब इस फेस्टिवल में जो कि सितंबर में होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। फाइनल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हसान तैयब और शहरियार खान मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फिनाले तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। अच्छा, बड़ा मुश्किल है इस बात को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना ज़रूरी भी है और हम कर भी रहे हैं कि ये समझा जाता था कि अगर आप हिस्से में पढ़ रहे हैं तो साइंस एंड टेक्निकल चीज़ों से काफ़ी दूर वो पढ़ाई होती है। दीनी पढ़ाई के साथ साथ आपको सिर्फ दुनियावी पढ़ाई जिसे कहते हैं ना एज फिल्टर जो है वो पढ़ाई जाती है। लेकिन वी गॉट सरप्राइज्ड जब आप लोगों ने फिनाले के लिए क्वालिफाई कर लिया, और ये एक टेक्नो फेस्ट है जो कि टर्की में हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइएगा। सितंबर में ये इवेंट होगा इन 2020 फ्रॉम 22 सितंबर टू 27 सितंबर। तो इसके लिए पहले हमने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स लिखी। इस रिपोर्ट्स में फाइनल्स के लिए फिर सिलेक्ट हुए विद द हाईएस्ट मार्क्स, जो लास्ट रिपोर्ट लिखी। तो इंशाल्लाह इन सितंबर वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट विद आवर प्रोजेक्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा हसान और शहरियार, जिस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट है इसमें ऑब्वियसली इसकी जो डिटेल है वो भी हम जानना चाहेंगे। साथ ये बताइएगा अब तक कौन कौन से मुकाबलों में आपने शिरकत की, कहाँ कहाँ पर आप लोग गए, आपकी या फिर आपके अलावा आपके जो मदरसे के तलबा हैं वो कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करते रहे हैं? क्योंकि ये जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि आपकी तरफ से गुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी में भी आपने मुकाबला किया, टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी आपके स्टूडेंट्स गए आप ही की तरफ से। ये मुकाबला तो हो रहा है लेकिन अब तक का सफर भी जरा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये सफर शुरू हुआ था 2018 में, जब टीका ने हमारे मदरसे में एक रोबोटिक्स लैब एस्टैब्लिश की थी। तो उस रोबोटिक्स लैब के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी पार्टिसिपेटेड इन NERC 2018। तो उसमें इतनी खास तो हमने कोई हासिल नहीं किया, लाइक वी वर इन द फर्स्ट राउंड एंड वी वर आउट। लेकिन उसके बाद एक इंथुजियाज्म डेवलप हुआ, एक जज्बा था बच्चों के अंदर, उस्ताज़ा की मेहनत थी, मदरसे की तरफ से एक प्लेटफॉर्म था, रिसोर्सेज थी, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। जो अपकमिंग इवेंट्स थे, लाइक हाई टेक में एक इवेंट हुआ हमारा, उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। आफ्टर दैट GIK यूनिवर्सिटी में हमारा इवेंट हुआ रोबोटिक्स का, उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और ऑल आफ्टर दीज ऑल द नेशनल लेवल इवेंट्स, उसके बाद इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आवर मदरसा इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल लेवल इवेंट। बिल्कुल सही। और ये जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जो हम O लेवल्स कर रहे हैं, जो A लेवल्स करवाया जा रहा है, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो हमारे इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं, ये जो हमें सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, ये बेस्टलाम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हो रही हैं। अच्छा। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन and we have two main campuses, one in Karachi and one in Telagan। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हमारे छोटे छोटे बेसिक एजुकेशनल सेंटर्स हैं जिसमें बच्चे मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस मदरसे की खास बात, इस ऑर्गेनाइजेशन की खास बात यह है कि इस कैंपस में we have the contemporary education and the religious education going simultaneously। If you are becoming an alim, a scholar, you will becoming an engineer as well, a software engineer as well, a civil servant as well। बिल्कुल सही। पैरेलल स्टडीज जो हैं उनको साथ साथ रखा हुआ है और ये बहुत ज़रूरी भी है और बड़ा ज़बरदस्त काम भी ये किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा पर्टिकुलरली इस इवेंट के लिए जो आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सितंबर में टर्की में, हाउ यू गोना कम्पीट, आपका प्रोजेक्ट क्या है, कितना टाइम लगा था इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, और क्या ये आप दोनों स्टूडेंट्स ने मिलकर किया है? हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक कंपटीशन टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी में है। इस कंपटीशन में एक और सब कैटेगरी है, वो है इनोवेशन, मतलब कि कोई नई चीज़ बनाना। तो हमारा भी हमने उसमें बहुत सोचा कि क्या बनाए जो पहले कभी ना बना हो। तो एक बात जो जिनमें आई वो ये है कि एक ऐसी मशीन बनाए जो घर में मतलब के ऊपर से गन साफ करे। तो पहले ऐसी मशीनें थी लेकिन वो खुद इस्तेमाल करनी पड़ती थी, तो हमने ऐसी बनाई कि वो ऑटोनोमस है, खुद ही सफाई कर ले, किसी किस्म की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तो पहला जो फेज़ था वो हमने रिपोर्ट लिखी, उसमें हमने प्रोजेक्ट के बारे में टेक्नोफेस्ट को बताया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है।
दूसरी फेज जिसमें हमने टॉप किया वो था कि हमने डिटेल्स बताई, हमने प्रॉब्लम्स बताए, सॉल्यूशंस बताई और मेथड का बताया और उसका एक 3D मॉडल उनको पेश किया कि ये किस तरह के रोबोट होगा, किस तरह की मशीन होगी। हमने उनको एक मैकेनिज्म पेश किया, उसकी बेस पर हमने तकरीबन टॉप 87/100 मार्क्स लिए और टॉप किया। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि हम पढ़ रहे थे हसान और तैयब, हसान और शहरियार, हम ये पढ़ रहे थे कि काफ़ी 23 कैटेगरीज हैं इसमें, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर डिज़ाइन, काफ़ी कुछ इसमें वैरायटी थी। आपके जिस तरह आपने बताया कि इसमें इनोवेशन की बात भी आपने की, इसमें कुछ ये भी बात की जा रही है कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की कैटेगरी भी शामिल किया गया है, इस पर आपने क्या किया है? इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि लास्ट ईयर, आई जस्ट गिव सम स्टैटिस्टिक्स, कि लास्ट ईयर इस कंपटीशन में 20,000 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब और 122 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। ये जो इवेंट होता है टेक्नोफेस्ट, दिस इज रन बाय द टर्किश गवर्नमेंट एंड द टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस। तो टोटल इसमें बिफोर फाइनल्स के लिए जो हमारी कैटेगरी में टीम्स थी, दैट वर 600 टीम्स और 600 टीम्स में से अराउंड आई थिंक 80 टीम्स वर चोजन फॉर द फाइनल्स। अरे जबरदस्त। सो यू कैन गेस हाउ लार्ज इवेंट इट इज। बिल्कुल सही, एक बहुत बड़े लेवल पर ये इवेंट होने जा रहा है और फिर नेशनल लेवल पर कम्पीट करना और अब इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए भी होगा। अच्छा हसाम और शहरियार, ये बताइएगा अब आप कैसे प्लान कर रहे हैं इन 80 टीम से फाइट करने का, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो आपने पूरी स्ट्रगल की है ये तोड़ तक पहुँचे और ट्रॉफी और जो फाइनल इनाम है वो पाकिस्तान के हिस्से में ही आए और आप ही के इंस्टीट्यूट को भी जाए। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं, बट हाउ आर यू प्लानिंग ऑन डूइंग दैट? हर चीज तो मेहनत से ही आती है, हार्डवर्क के बगैर, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वी आर वर्किंग हार्ड, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड with the help of our institution, with the guidance of our teachers, with the help of the resources provided to us by Baitul Salam. So we are working hard. We have won many competitions on national level by the help of our teachers and the institution and the teamwork of all the teammates. तो इंशाल्लाह इसमें भी उम्मीद करते हैं कि we will achieve the first position, we will enlighten the name of Pakistan. We will inshallah ensure this, we will tell the people that Pakistanis have got some talent. ज़बरदस्ती। हसान तैयब और शहरियार खान, आपका बहुत शुक्रिया और आपको गुड लक, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रहे हैं और ऐसे तलबा जो हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं अगर आगे जाकर रिप्रेजेंट करें, कोई टाइटल लेके आए तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही। और फिर ओवरऑल जो हमारा एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, वो चाहे पाकिस्तान का है, वो चाहे इस्लाम का है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है जब हमारे स्टूडेंट्स जो दीनी तालीम पे रखते हैं इस तरह से साइंस और टेक्नोफेस्ट में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। वेल, थैंक यू सो मच जी। और हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जहाँ पर हम कुछ तनकीद भी करते हैं, कुछ उसके मिस यूज़ेस पर भी बात करते हैं, वहीं पर इसके कुछ यूज़ेस भी हैं और बहुत से लोग इसको इस कदर पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं कि अपने लिए एक अर्निंग एंड बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूट्यूब की बात करें, और मुझे तब अबूज़र ज़्यादा खुशी होती है जब छोटे बच्चे ये ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन एक्सपोजर बहुत रखते हैं, एक्सपीरियंस बहुत रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें, तो आई फील सो प्राउड ऑफ ऑल द पाकिस्तानी। और यही पाकिस्तान का फ़ख्र है, ऐसे नौजवान, ऐसे लोग। इसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सिर्फ 13 साला उस्मान रफ़ीक से, जो कि एक यूट्यूबर हैं और ख़ास से उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं और बड़ा तो मामला, अब आप देखें वीडियोस भी बना रहे हैं, काफ़ी अब फेमस भी हो चुकी हैं। तो आपसे मुलाकात भी हम करा देते हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान रफ़ीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। उस्मान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ज़बरदस्त आइडिया कि यूट्यूब चैनल बनाएं और बड़े अच्छे तरीके से चला भी रहे हैं, वीडियोस भी आ चुकी है 60+, इसमें कैसे आइडिया आया था, पहले ये बताइएगा। ये आइडिया ये मुझे ना 10 इयर्स की उम्र में ओल्ड की ना बहुत शौक था मुझे यूट्यूबर बनने।
कैसे शौक था, किसको देख के शौक हुआ? ये मुझे कैटरीना स्टैट, वो भी इंग्लिश ब्लॉगर है, मुझे उनसे देख के मुझे ये शौक आया। अच्छा, अब सच सच बताओ, घर में से किसी ने आपको कहा था कि अच्छा बनाना शुरू कर दो, फिर तुम्हारा चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा? कभी ये घर वालों ने प्रमोट किया कि छोटे हो, लोग ज़्यादा देखेंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ को पसंद करेंगे? ये दरअसल मेरा जो बड़ा कजन है ना, चाबू का बेटा, उसका आइडिया था हम दोनों का। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान, आपका जो यूट्यूब का चैनल का नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक। ये नाम किसने रखा है और इसके पीछे क्या आइडिया था? ये नाम मतलब कैसे आया सजेशन में? पहले तो हमने उस्मान रफ़ीक रखना था, लेकिन हमने 2 हफ्ते सोचा, फिर उसके बाद फैमिली से भी रब्ता किया। वो कहती अपना लाइफस्टाइल देखो और अपना नाम रख लो, फिर मैंने मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक नाम रखा। और आप बड़े प्राउड से इसको बताते हो और माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा उस्मान, ये आइडियाज कौन लाता है? यूनिफॉर्म पहनते हुए वीडियो बनाओ, किचन में घुस गए वीडियो बनाओ। जी, कभी मैं अपने कजन से पूछ लेता हूँ या कोई मुझे जगह का पता होता है, मैं वहाँ पर चल जाता हूँ, नहीं कोई मोहल्लेदार दोस्त बता देता है ऐसी जगह का। वाह जी वाह, जबरदस्त, जो बहुत मशहूर होती है। अच्छा उस्मान, आपकी वीडियोस में है क्या क्या? आप मतलब खाने की भी आप रिव्यूज़ भी देते हैं, जगहों पर भी जाते हैं, विजिट भी करवाते हैं, क्या क्या आपको शौक है और अभी तक क्या क्या कवर किया है? अभी तक मेरा फूड और ट्रैवल चैनल व्लॉगिंग विद इन सिटी, ट्रैवल विद इन सिटी, क्योंकि अभी ये बता रहे थे ना कि जैसे कुछ जगहों का मुझे लोग बता देते हैं और मैं वहाँ पहुँच जा उसको फॉलो करता हूँ। मैं तो हैरान हो रही हूँ उस्मान का कॉन्फिडेंस देखकर। अब यही वो कॉन्फिडेंस है जो ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा अगर आप पॉजिटिव ट्रैक पे रहेंगे। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि वीडियोस बनाना एक अलग आर्ट है, लेकिन उनको एडिट करना एक अलग आर्ट है, फिर टेक्निकली चीज़ों को देखना अलग आर्ट है। ये सारे मामला कौन संभालता है? उस्मान, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे बताओ ना फिर, ये एडिटिंग कौन करता है, अपलोडिंग कौन करता है, टेक्निकल साइड कौन देखता है? एडिटिंग तो मैं खुद करता हूँ। खुद करते हो? खुद कैसे कर ली, कब सीखा ये? खुद कैसे सीख ली उस्मान? कोई कोर्स किया है, किसी ने सिखाया आपको? नहीं, ये मैंने थोड़ी अपने कजन से भी सीखी। कजन ने काफी आपकी हेल्प की है, बड़ी अच्छी बात है। कजन ऐसे अच्छे होते हैं ना, थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए कि इतने साल मीडिया में होने के बावजूद कभी जो है वो इस तरह का कोई प्लान नहीं किया कि एडिटिंग सीख लें या एडिटिंग कर लें। आप देखें 13 साल का बच्चा एडिटिंग कर रहा है, मतलब और क्या चाहिए? एक हुनर भी है उसके पास, वो उस चीज़ों को यूटिलाइज भी कर रहा है। और फिर उसने कहा कि मैं 10 साल का था, मुझे ब्लॉगर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा उस्मान, ये जो आपके कजन है, ये कभी कैमरे के सामने क्यों नहीं आए? ये कहते हैं कभी जब टाइम आएगा ना वक्त, तो मैं जरूर आऊंगा फैमिली के सामने। अच्छा, हम आपको ना स्काइप पर राब्ता भी कर रहे हैं ताकि हम आपकी वीडियो भी देख सकें। तो उस्मान, आप उसको जवाब भी दें ताकि हम आपको देख भी सकें। आपको कॉल भी कर रहे हैं, स्काइप पे ऑफलाइन आ गए हैं, वरना आपकी वीडियो भी पहले आ रही थी, अब सिर्फ ऑडियो आ रही है क्योंकि स्काइप पे आप नहीं है। अगर आपको कॉल आ रही है हमारी तरफ से तो उसको ज़रूर आप अटेंड करें, क्योंकि हम आपकी वीडियो के थ्रू बात करना चाहते हैं। साथ साथ ये बताएं कि आपने कहा कि कज़न आपके जो है वो आपको हेल्प करते हैं, आपने भी माशाल्लाह एडिटिंग सीख ली है, आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह से कौन कौन से आपने जगहों को कवर करना है, कोई और आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई आपने सोचा है कि क्या चीज़ कवर करने जा रहे हैं, या कोई नया इनोवेशन लेके आने वाले हैं यूट्यूब में? अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मैंने व्लॉग बनाने जाना। ये जो सादा दुकान नहीं होती, जैसे सुबह बोंग पाए, ऐसी जगह पर अभी जाना है मेरा। अच्छा, मतलब प्लान तो आपके पूरे हैं। उस्मान, ये बताओ कि कोई आपको लिख के देता है कि ये बातें करनी है, ये बोलना है, या आप डायरेक्शंस दे रहे हो तो मेरा कैमरा इस तरफ रखना, यहाँ से मैं इस तरह बोलूँगा, ये करूँगा? ये पहले तो 10 वीडियो में ना 15 वीडियो में मेरे कजन ने ही हेल्प की, फिर उसके बाद वो कहता है अब खुद ही तो बोला कर आगे, अब तेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे मैं नहीं बताता थी ये सारा। उसके बाद मैंने वहाँ पर जाना और जैसा जैसा मुझे पता होना है ना कि ये ऐसी चीज है, ये ऐसे बनना है, पहले इसके ऊपर जरा घर से देख कर जाना कैसी ये चीज होती है।
आई थिंक ऐसे ही मेहनत करके उस्मान आगे जाते हैं सब लोग। चाहूंगी कि आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम अभी दिखा भी रहे थे वो पूरी वीडियो आपकी ऑडियो के साथ दिखाएं, जिसमें आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनना सिखा रहे हो। अच्छा जी, मॉर्निंग वॉक दिखा रहे हैं वो एक पार्क में जाके। वो कह रहे हैं हमारे टाउन में तो कोई पार्क नहीं है, और मैं देख रही थी अबू सर इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स थी। और अब फॉर दी आइडियाज़, जो लोग खुद सेल्फ इनिशिएटिव लेके इस तरह के काम करते हैं उनके लिए बड़ा ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है वाकई। और अच्छा, अगर उस्मान आप हमें सुन पा रहे हैं ना अभी? जी अच्छा उस्मान, ये बताएं कि मैं पढ़ रहा था आपके जब ये जो रिव्यूज़ आ रहे थे उसमें आपने एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखा था अपने जो आपके फैंस हैं उनके लिए। उसमें क्या क्या बातें हुई वो भी ज़रा बताइएगा। कोई इंटरेस्टिंग सवाल जो आपको याद हो जिसमें आपसे किसी ने पूछा और उसका जवाब भी। इंटरेस्टिंग सवाल, अभी तक मैंने एक इंस्टाग्राम पर वो भी भेजी थी स्टोरी के अगर आपको मेरे मुतालिक कोई सवाल है उसके बारे में बताए। बहुत से लोगों ने पूछा था। इंटरेस्टिंग सवाल मेरा ये था कि पिंडी कब आ रहे हो, कराची कब आ रहे हो हमारे शहर में। बेसिकली फैंस हैं आपके जो आपके बुला रहे हैं अपने अपने शहरों में ताकि आप वहाँ पर जाएं, उनके साथ वीडियो बनाएं, फिर वो भी फेमस हो जाएं आपकी तरह। वेल थैंक यू वेरी मच उस्मान रफीक। और मिडिल क्लास उस्मान रफीक नाम बड़ा कैची है सीमन, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है क्योंकि नाम कैची रखना ऑफ टाइम में उनके 15,000 तक सब्सक्राइबर्स जो है नाम बेसिकली कैची रखना बड़ा जरूरी है, हमें सीखना चाहिए इनसे क्योंकि यूट्यूब चैनल अगर बनाना है तो फिर उसके लिए ऐसी टिप्स भी लेने चाहिए। बिल्कुल सही। वेल थैंक यू सो मच उस्मान एंड गुड लक। और इसी के साथ हम आज एक अफसोसनाक खबर जो सुबह हमें मिली उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अमेरिका में एक जहाज जो है वो घर पर गिरकर तबाह हो गया। ये बजाय तकनीकी खराबी ही थी। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर अगर कोई बात हो रही हो तो उसके ऊपर अगर रिएक्शन आ जाए, कुछ ट्रोल बन जाए तो बहुत जल्दी बात वायरल हो जाती है, फिर हर कोई बात करता है। अब आप बताएं वो क्या बात है? मैं बात कर रही हूँ जी महवी हयात की, जिन्होंने परसों एक पिक्चर अपलोड की और उस पिक्चर के ऊपर लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी भी देता है और ये वो पिक्चर है जिसकी कैप्शन उन्होंने लिखी थी वोक अप लाइक दिस and she's in full makeup with all dressed up and hair on the right point। तो लोगों ने इस पर ट्रोलिंग शुरू कर दी और मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि आप मेकअप करके सोती हैं, आप कैसे इस तरह से उठ सकती हैं, हम उठते हैं तो हमारे बालों का घोंसला बना होता है। फिर इस पिक्चर में हाँ सफाई के ऊपर बहुत सवाल कुछ पिलर्स पे स्टेन्स थे जिसको बाद में मैविश ने ऑब्वियसली एक्सप्लेन किया इन हर नेक्स्ट ट्वीट। लेकिन लोगों ने हाइजीन लेक्चर्स जो हैं वो बहुत दिए इस कमेंट्स पर। दिस इज द सेकंड। अच्छा ये क्यों आई है? जब ट्रोल्स हुए हैं उसके बाद ये क्लियरेंस के लिए आई थी? क्लियरेंस के लिए आई। उन्होंने एक्चुअली एक्सप्लेनेशन दी और उन्होंने कहा कि देखें अब मैं आई एम ऑल ऑन द पॉइंट और मेरी केसीओ की घड़ी भी नज़र आ रही है, मेरी सब चीज़ें उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन की कि जो लोग ट्रोल कर रहे थे उन बातों पर। लेकिन इस पिक्चर में भी लोगों ने पीछे तकिए के ऊपर स्टेन ढूंढ लिया। बेसिकली लोगों ने कहा सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन के दिन थे, उनके घर पे कोई हेल्पर नहीं होगी, वो बेचारी खुद भी ऐसे होगी। एनीवेज उन्होंने जो भी वहाँ पर बात की उसके बाद लोग डिफेंड करने भी कुछ आए, लेकिन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो थी उनका ट्रोल ही कर रही थी। ये सारे कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं जो इनकी इन पिक्चर्स के नीचे हुए। और एक खातून ने तो नीचे लिखा भी कि इफ आई वेक अप लाइक दिस एवरी डे माय हस्बैंड विल थिंक ही इज इन हेवन। तो अब फिर मेरे ख्याल में इसके जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है उसके बाद एक और अब एक्सप्लेनेशन चाहिए क्योंकि बहुत से लोग अब मजीद क्वेश्चंस कर रहे हैं। ट्रोलिंग में एक फैन को उन्होंने जवाब दिया कि आई गेस आपको सार्केज्म और सार्कास्टिक कमेंट्स जो हैं वो समझ नहीं आते। इसमें क्या सार्केज्म था और क्या फनी बात थी मुझे तो समझ में नहीं आई। शी सेड शी डिडंट रियली वेक अप लाइक दिस। उन्होंने सिर्फ सार्कास्टिक होकर ये कैप्शन लिख दिया। पता नहीं, मुझे लगता है कि जब आपको वापस बैकफायर हो जाए ना तो फिर ये बड़ा आसान होता है कि जी आपको मेरा मजाक समझ नहीं आया। लेकिन कोई नहीं, उस फैन ने आगे से कहा कि मुझे टाइम लगा आपका सार्केज्म समझने में, आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सार्केज्म। एग्जैक्टली। बट एनीवेज चलें जी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पाकपतन से है, लेकिन ये छोटी सी उम्र में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। शी इज़ द फर्स्ट 10-year-old चाइल्ड मेयर फ्रॉम लीड्स यूके।
एग्जैक्टली और चिल्ड्रन मेयर हैं लीड्स की, और इसके साथ साथ शी इज़ अमंग द यंगेस्ट बट शी इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी इन द हिस्ट्री ऑफ लीड्स टू बिकम लीड्स चिल्ड्रंस मेयर। उनका मैनिफेस्टो है मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग फॉर चिल्ड्रन। तो उन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कि ये इतनी सी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कैसे कर लिया और सपोर्ट क्या थी वालिदैन की, इसके साथ साथ आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम वानिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वानिया आपके, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके वालिद साहब आपके साथ बैठे हैं। वानिया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप वहाँ पर अपने इस मिशन के साथ, अपनी इस करेज के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। शुक्रिया। ज़बरदस्त जी। अब वानिया, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले तो हमें ये बताएं कि ये व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर चिल्ड्रन, जो कि आपका मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो का प्लान कैसे किया, फिर ये जो मेयर बनी आप चिल्ड्रन की वो कैसे बनी, क्या ये एक प्रोसेस है वो ज़रा बताइएगा। ये कैसे शुरू हुआ था एक दिन डेडलाइन से पहले मेरी टीचर ने मुझे कुछ फॉर्म्स दिए थे और कहा था कि ये फिल करके लाना एक आइडिया से जो तुम्हारे शहर को, तुम्हारे माहौल को इम्प्रूव कर सके। तो फिर मैं वो फॉर्म्स घर लेके गई और उसी दिन मैंने एक आइडिया चूज किया था बच्चों की ज़हनी सेहत और नशोनुमा के मुतल्लिक, और उसके बारे में मैंने कुछ लिखा था। जो भी मेरे सोच और समझ में था उस वक्त मैंने वो लिख दिया था, और फिर अगले दिन मैंने अपनी टीचर को फॉर्म्स दे दिए थे। फिर उन्होंने वो लीड सिटी काउंसिल को भेज दिया था और वो जज हुआ था। 50 स्कूल्स में से उन्होंने 12 बच्चों को चुना था और उनमें से मैं एक वाहिद मुसलमान और एशियन लड़की थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं वो एक कैंडिडेट हूँ, तो मैंने एक छोटा सा प्लान बना लिया था कि मैंने अपनी कैंपेनिंग कैसे करनी है। अच्छा। और वो मैंने अपने बाबा के साथ शेयर किया था और फिर हमने अपनी कैंपेनिंग शुरू की। हमने ऑनलाइन कैंपेनिंग भी की, पर उसके अलावा हम मदरसों में गए, मस्जिदों में गए, स्कूलों में गए, लाइब्रेरियों में गए और कम्युनिटी सेंटर्स में गए और पता नहीं और कहाँ गए। जबरदस्त। और फिर वानिया, ये जो पूरा एक आइडिया आप बता रही हैं, ये जो पूरा जर्नी आप शेयर कर रही हैं, मतलब मैं देख रही थी 9 इयर्स की एज में आपने मैनिफेस्टो लिखा। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता मैनिफेस्टो क्या है एट द एज ऑफ 9। आपके वालिद साहब से बात करते हैं और वो आपके साथ ही बैठे हैं। सर, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप वानिया के साथ बैठकर स्माइल कर रहे हैं। ये वो प्राउड फादर्स की स्माइल है जो सपोर्ट अपनी डॉटर्स को वो देते हैं, तो डॉटर्स के लिए फिर स्काई इज द लिमिट होता है। बताइएगा वानिया कि ये पूरी जर्नी कैसे रही, घर आके जब उसने आइडिया शेयर किया, व्हाट वाज योर रिएक्शन, किस तरह से इस तमाम चीज़ को आपने कंपोज किया। जाहिर है एक छोटी सी उम्र में अगर बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें करें तो पेरेंट्स पहले तो हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपका क्या आई फॉर्म्स थे तो सिर्फ कह रही थी कि बाबा कि मुझे ये कुछ फॉर्म्स मिले हैं कुछ आइडिया लिखने। मैंने कहा ठीक है बेटा आप लिखें। इसका अपना ही आइडिया था, इसकी अपनी ही एक सोच थी। जबरदस्त। और इसको कैसे टैकल और इम्प्रूव किया जाए वो भी इसी का आइडिया था। और ये दोपहर को आई है, यानी कुछ चंद घंटे ही थे इसके पास, इसने सारे फॉर्म्स फिल किए और अपना आइडिया डाला। इसने फिर सबमिट कर दिया, स्कूल वालों ने काउंसिल को सबमिट कर दिया। हम भूल गए थे। 3 हफ्ते के बाद हेड टीचर के ऑफिस से मुझे फिर फोन आया कि ये फाइनलिस्ट है। 12 बच्चे, 12 कैंडिडेट पिक हुए पूरे लीड्स में, उनमें से ये एक है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने सोचा नहीं था। जबरदस्त जी। और लीड्स इज सेकंड काउंसिल इन इंग्लैंड। जबरदस्त बात है, मतलब मुझे तो बहुत की बात है, उसमें कोई शक नहीं है। और साथ साथ जिस तरह ये बता रही हैं कि उन्होंने जस्ट हेल्प की, और भी टीचर्स हेल्प करते हैं ऑब्वियसली। पूरी सिलेक्शन में शी वाज द फर्स्ट एशियन
फर्स्ट मुस्लिम किड एंड ये बड़ी बात है। अब आगे जो हमारी इनसे बात भी हो रही थी, राब्ता मुनक़ता हुआ है क्योंकि यूके से इस वक्त वो लाइव हमारे साथ मौजूद थी, तो हम दोबारा कांटेक्ट करेंगे उनसे। लेकिन वो ये बता रही थी कि अब नेक्स्ट वो चिल्ड्रन कैटेगरी से बाहर निकलकर शी वांट टू डू समथिंग इन यूथ वेलफेयर, लाइक यूथ के प्लेटफॉर्म्स के पर जाकर वो अब रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। क्योंकि एक साल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म से ही अब कम्पीट कर सकेंगी और ये बड़ी बात है। मतलब आप पहले तो सिलेक्ट हो जाना, उसके बाद फिर आप प्रॉपर मेयर आप इलेक्ट हो गए हैं और ऑब्वियसली चिल्ड्रन मेयर हैं, उसके बाद आप फिर मज़ीद आप आगे जाएंगे। वापस हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपके लिए तो बड़ी मुबारकबाद है सबसे पहले। इसके अलावा हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, वानिया आप बताइएगा आगे क्या प्लान्स हैं, किस गोल्स क्या हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अभी से बहुत शाइनिंग हैं। जी मेरा ये जो रोल है ये मिड अक्टूबर को ख़त्म होगा और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लीड्स यूथ काउंसिल में जाऊँ, क्योंकि वो भी चिल्ड्रंस मेयर के जैसे है, पर उसमें थोड़े से और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और चांस भी मिलता है, आप चेयरपर्सन उसका बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए रन कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए सोच रही हूँ। वेरी नाइस जी, गुड लक फॉर दैट वानिया एंड आई रियली होप कि आप इसी तरह से शाइन करते रहें हर प्लेटफॉर्म पे जो आप चूज करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आप हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारा नाम रोशन होता रहेगा, जहाँ पर भी पाकिस्तानी है इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन, तो पाकिस्तान का नाम और ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे हम इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।